बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आज हम देखेंगे एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स और यू कैन से एनालाइजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि जब तक प्रॉब्लम हमें समझ ना आए, चाहे वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कंप्यूटिंग से हो, प्रोग्रामिंग से हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर लें, जब तक हमें प्रॉब्लम समझ ना आए उसका सलूशन नहीं निकल सकता। डॉक्टर को अगर डिजीज़ का पता ना चले तो उसको वो ट्रीट नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो कोई 4 मसले 2 मसले और भी उसके सामने आएंगे। द सेम वे स्पेशली कंप्यूटिंग में तो प्रॉब्लम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। whenever we are writing some program, whenever we are doing programming by using any of the programming language, we are going to solve some sort of problem. ठीक है जी, either it is a very simple program or it's a complex software or web application. तो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, A good problem solver have the potential to become a good programmer. अगर कोई अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो वो अच्छा प्रोग्रामर भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर की सबसे बड़ी खूबी, प्रॉपर्टी और गुड थिंग ये होती है कि उसके जहन में, उसके ब्रेन में आइडियाज़ आते हैं डिफरेंट टाइप के, कि ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें, किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। वो चुप करके तसल्ली से बैठता नहीं है कि अच्छा नहीं हो रही तो खैर है, नहीं। ओके, बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम विद अ सिस्टम्स अप्रोच, वाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज द इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है जी, मतलब यह कि हर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी में, डिफरेंट फील्ड्स में स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका लाजमी तौर पे पढ़ते हैं। हर फील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अपना तरीका होता है। जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी में, वो उनका एक साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, वो उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले उन्होंने एक कोई एजम्पशन करना होती है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर उसके रिजल्ट्स, फिर एनालिसिस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड वो तरीका है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड क्या है? स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स। प्रीवियस सेशन में भी हमने यही डिस्कशन की थी, बिकॉज इट इज नॉट यू कैन से लेस इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को समझना। सबसे पहले स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम। जब आप स्पेसिफाई कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, उसके बाद जाके उसके सॉल्यूशन की बात शुरू होती है। डिज़ाइन द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रीवियसली हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन को समझा था। ठीक है, आज हम प्रॉब्लम एनालिसिस। इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम, अब ये आ गया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। टेस्ट एंड वेरीफाई द कंप्लीटेड प्रोग्राम और मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। तो ये प्रोसेस हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एक आध स्टेप इसमें ज़ाहिरी बात है कम ज़्यादा है। तो अब फर्दर, अभी प्रीवियसली उसने बात की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड की। उसने कहा कि जी डिफरेंट जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी में डिफरेंट मैकेनिज़्म है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो कंप्यूटिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस का एक डिसिप्लिन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो असल में ये इंजीनियरिंग की फील्ड है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्या जी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, जो अप्रोच है, ये किस तरह की है?
इसमें हम कई चीज़ें अप्लाई करते हैं, कई चीज़ें अप्लाई करते हैं। किस तरह से अप्लाई करते हैं? सिस्टमेटिक वे में। सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएं, जिसमें एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ कोई हम फंक्शंस परफॉर्म करें, सिस्टम उसे ही कहा जाता है, ठीक है। एंड क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल कहते हैं ऐसा सिस्टम कि जिसमें हर हर स्टेप को, हर हर काम को हम कैलकुलेट भी कर सकें, उसको, उसकी क्वांटिटी को हम बता सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू assess or if we want to evaluate quality or you can say quality of study, then we have a mechanism, we have a evaluation system, हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है। उस एग्जामिनेशन सिस्टम से हम बताते हैं कि जी स्टूडेंट ने A+ ग्रेड ले लिया, इसने A ग्रेड ले लिया, तो अब ये A+ ग्रेड, A ग्रेड, ये क्या है? ये क्वांटिफाई किया हमने इसको क्वांटिटी से एक्चुअली, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। कौन से काम है? सबसे पहले है प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है जी। प्रॉब्लम को समझ लें कि उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और सम टाइम, इस स्टेप पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। सम टाइम जो कस्टमर होता है किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस है, वो बिज़नेस अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, कोई वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, तो वो आपके पास आएगा, यू आर अ डेवलपर, वो आपके पास आएगा, आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो उस सूरत में आप कुछ चीज़ें चेकआउट कर लेंगे, लिख लेंगे पेपर के ऊपर और उससे डिस्कशन करेंगे आप। तो ये सारा प्रोसेस आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा नहीं है तो सम टाइम आपको रिटन डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि जी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप है स्पेसिफाई प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड स्टेप है एनालिसिस। प्रॉब्लम स्पेसिफाई हो गई, आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। नाउ यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। इट इज द topic which we are discussing today. It is very important phase of problem solving. It is very important part of software engineering process. ठीक है जी। जब तक हम एनालिसिस नहीं कर लेते, जब तक हम तज्जिया नहीं कर लेते प्रॉब्लम का, उस वक्त तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर यूं कह लें एक्यूरेटली, उस वक्त तक हम उसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरह से सॉल्व करने का हक है, या जिस तरह से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम सम टाइम हमें जो कस्टमर है उसके साथ इंटरव्यूज़ करना पड़ते हैं उनकी। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो हमें डाटा इनपुट को एनालाइज करना पड़ता है, हमें आउटपुट को एनालाइज करना पड़ता है, हमें फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ती है कि हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैसे, क्या, क्यों, क्या उसका रिजल्ट होगा। तो ये इसका सेकंड फेज़ है। उसके बाद अगला फेज़ आ रहा है डिज़ाइन, ठीक है जी, डिज़ाइन फेज़। इसमें हम डिफरेंट डायग्राम, जस्ट लाइक आप सिंपल प्रोग्राम की बात करें तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने सूडो कोड देखा था, हमने फ्लो चार्ट देखा था, हमने एल्गोरिदम देखे थे। वो एक सिंपल से प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो डिज़ाइन है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें या वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें या ऐप डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पर बेशुमार आप डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, उसको यूज़ करते हुए उसमें बेशुमार डायग्राम्स आती हैं, ठीक है जी। और कुछ UML डायग्राम्स हैं, कुछ सिंपल भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट। डिज़ाइन के बाद बारी आती है डेवलपमेंट की, इम्प्लीमेंटेशन की, कोडिंग की, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सम टाइम यू आर यूजिंग C लैंग्वेज, C++, PHP, ASP, Java, JavaScript, Python. There are a lot of different programming languages which you can use to develop some sort of software or some sort of program. डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या रिक्वायर किया गया है। उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग। ये आप फर्दर डिफरेंट कोर्सेज में ये चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे। टेस्टिंग के बाद आप सॉफ्टवेयर अगर टेस्ट हो गया, टेस्ट उसका पास हो गया, अब फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय के लिए इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग कस्टमर की जा सकती है। उसके बाद आपकी वो मेंटेनेंस चलती रहती है। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, मैं आपको सिर्फ रिलेट कर देता हूँ, तकरीबन तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स में, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें, चाहे आप मैकेनिकल की या किसी भी इंजीनियरिंग की बात कर लें, उसमें तकरीबन ऐसे ही कमोबेश स्टेप्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग। व्हेन एवर ह्यूमंस जो है वो उन्होंने अपने रहने सहने का कोई सिस्टम लगाया होगा, तो उस वक्त उन्होंने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट किया होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो। तो सबसे पहले क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में भी, अगर आप रियल लाइफ से एग्जांपल देखें, if some organization or some individual has some sort of land and he want to construct some building, for example if you want to construct your home, तो क्या होगा, सबसे पहले एनालाइज नहीं किया जाएगा कि जगह कितनी है, 10 मरले है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि बनाना क्या है, घर बनाना है या उस पर कोई बिल्डिंग, कोई शॉपिंग सेंटर बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, वो सारा कुछ एनालाइज किया जाएगा। लैंड कितनी है, उस पर करना क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन बनाया जाएगा। और वो डिज़ाइन जारी बात है, कई हमारे पास आर्किटेक्ट मौजूद हैं, वो बनाते हैं, दे कैन गाइड यू बेटर। फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, उस प्लॉट की कह लें, उस लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन आती है, और साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी चलती रहती है। जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए, फिर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जगह पे फिर वहाँ पे रेजिडेंस हो जाती है, वहाँ पे या जो भी वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होना है वो उसका स्टार्ट हो जाता है, उसकी इनॉग्रेशन हो जाती है। और उसके बाद फिर जाहिर बात है बिल्डिंग में भी वियर एंड टीयर आता रहता है, उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आपका इंजीनियरिंग प्रोसेस है, जो कि हर टाइप की इंजीनियरिंग फील्ड में फॉलो किया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ फेजेस के नाम डिफरेंट है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है जी। और राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द फेज विच इज़ नॉन एज एनालिसिस। तो ये एनालिसिस फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का हमारा टॉपिक ही ये है, एनालिसिस, बिकॉज वी आर जस्ट बिगिनर, और आई हैव टू से यू आर जस्ट बिगिनर, और आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ज़ाहिरी बात है हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे पहले, तो आपने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज किया करना है। वो कैसे करेंगे वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, प्रीवियस सेशन में भी कुछ मैंने आपको हिंट दिया था। Okay, now analyzing problem. Analyzing the problem involves identifying following about the problem or about the problem statement. क्या क्या चीज़ आप एनालाइज करते हो, क्या क्या चीज़ आप आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहले इनपुट्स, दैट इज़ द डाटा यू हैव टू वर्क विद, वो डाटा जिसके साथ आपने प्रोग्राम ने कोई काम करना होता है। इनपुट्स के ऊपर आपने फोकस करना होता है, इनपुट्स को आपने समझना होता है कि इस प्रोग्राम में इनपुट्स क्या आएंगी, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज आउटपुट्स, दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है जी, कि उस सॉफ्टवेयर ने, उस प्रोग्राम ने रिजल्ट क्या देना है। अभी प्रीवियसली आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, तो मुझे एक स्टूडेंट ने आते ही ये पूछा कि सर वो उसमें वो अपर केस लोअर केस वाला सॉल्व नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें, उसमें कहीं पे कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्या था कि सिर्फ उसको डिस्प्ले करना था अपर केस में और लोअर केस में, तो उसको सिंपल प्रिंट एफ के साथ। तो आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। इफ़ यू आर सक्सेसफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन द सोल्यूशन कुड बी ईजी टू इम्प्लीमेंट, फिर आसानी हो जाएगी।
अदरवाइज अगर आपको समझ ही नहीं आई प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तो फिर उसका सोल्यूशन या तो निकलेगा नहीं या फिर सही नहीं होगा। एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स ऑन द सोल्यूशन, समटाइम कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स या कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो ये है तरीकाकार जनरल किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का। तो ये डिफरेंट चीजें एनालाइज करना पड़ती हैं। आफ्टर दैट इफ स्टेप 1 एंड 2, कौन से स्टेप जो हमने प्रीवियसली देखे थे, प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम, अगर ये दो स्टेप्स आर नॉट डन प्रॉपरली, अगर ये दो स्टेप्स प्रॉपरली ना परफॉर्म किए जाएं, यू विल सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम और यू कैन से यू विल कम टू द रॉन्ग सोल्यूशन। आप गलत सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, आप सही प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोज कर रहा है और उसका डायग्नोसिस गलत हो जाए तो क्या होगा? डेफिनेटली नहीं मरेगा, चाहे ना मरे, लाजमी तो नहीं कि मर ही जाना है, उसकी डिजीज बढ़ जाएगी या उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो सही नहीं होगा। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। अब क्या है जी, रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली फर्स्ट टू ऑब्टेन अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, आइडिया को समझें। एंड सेकंड, टू डिटरमिन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और आइडिया के बाद फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आप इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करें। व्हाट आर द इनपुट्स, व्हाट आर द आउटपुट्स। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इन इनपुट्स को आउटपुट्स बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। वो भी जाहिर बात है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड होगा। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू अंडरलाइन फ्रेजेस इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आइडेंटिफाई द इनपुट्स एंड आउटपुट्स एज इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिलो। तो यहाँ पे एक सैंपल वैसे मैंने खुद ही अंडरलाइन किया हुआ है। कंप्यूट एंड डिस्प्ले द टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। सेब की कुल कीमत फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट गिवन द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ एप्पल्स परचेज्ड। अब जितने एप्पल्स परचेज किए गए हैं, डेफिनेटली दिस एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम योर बुक एंड द ऑथर इज सम यूरोपियन person, so that he is writing here pounds and he will talk about dollars. ठीक है, नंबर ऑफ पाउंड्स, और आपको पता तकरीबन वो 1 kg से 450 ग्राम होता है 1 पाउंड तकरीबन, यानी कि 2 पाउंड तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम होते हैं। तो हमने क्या करना है, गिवन द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ एप्पल्स परचेज, यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी कि कितने एप्पल परचेज किए गए, 10 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड। ठीक है जी। एंड द कॉस्ट पर पाउंड ऑफ एप्पल्स, फिर हर पाउंड की कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल हम इसको अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेब हैं कितने कितने केजी और पर केजी उसका रेट क्या है। फॉर एग्जांपल 200 रुपये रेट है, 250 रुपये रेट है और 6 केजी हैं तो 250 ज़रब 6। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट समराइज द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइंड फ्रेजेस। अब क्या समरी क्या है, इनपुट्स क्या हैं, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स परचेज्ड इन पाउंड्स और इन केजीज, कॉस्ट पर पाउंड ऑफ एप्पल्स इन डॉलर्स पर पाउंड और यू कैन से इन PKR इन पाकिस्तानी रुपी पर केजी। ठीक है, जब ये आपको इनपुट की समझ आ गई कि कितने नंबर ऑफ केजी या पाउंड्स आपके पास एप्पल हैं और उसकी पर केजी पर पाउंड की प्राइस क्या है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने उसमें से टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वंस यू नाउ द प्रॉब्लम इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिवेलप अ लिस्ट ऑफ फार्मूलाज दैट स्पेसिफाई रिलेशनशिप। अब चूंकि दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, ठीक है, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ पाउंड्स मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट कास्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जितने जितने पाउंड्स भी एप्पल होंगे उसको हम कॉस्ट पर पाउंड से ज़रब देंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स निकल आएगी। तो ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताइए कि किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आगे अब ये सारा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस है. इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नाउ देर इज़ एन असाइनमेंट, बट उसमें यह है कि कोई एक आध या दो जो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, उसका एनालिसिस करूँगा. बाकी जो 3-4 होंगी वो आपने खुद उसके लिए इनपुट्स आउटपुट्स और उसका एनालिसिस करके लाना है. ओके, एक दो हम डिस्कस करते हैं. अब ये देख प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरा पढ़ें इसको केयरफुली. राइट अ सी प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, allow users to input a temperature in one unit and display the converted temperature in the other. ठीक है जी. अब ये देखें जरा, इसको दोबारा समझिएगा. राइट अ सी प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर. अब असल बात करना क्या है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है. ठीक है जी, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है. कैसे? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. अब या तो सेल्सियस में इनपुट लेंगे, फ़ारेनहाइट बताएंगे, या फिर फ़ारेनहाइट में इनपुट लेंगे, सेल्सियस बताएंगे. ठीक है जी. अब फर्दर देखें. अलाउ यूजर्स टू इनपुट अ टेम्परेचर इन वन यूनिट. नाउ दैट वन यूनिट कुड बी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड डिस्प्ले द कन्वर्टेड टेम्परेचर इन द अदर. अब यहां पर उसने बाउंड नहीं किया कि आपने सेल्सियस लेना है या आपने फ़ारेनहाइट लेना है. ठीक है जी. आप कोई किसी एक में इनपुट ले लें और दूसरा कैलकुलेट कर लें. अब उसने हमें ये समझ लें कि हमारे पे छोड़ दिया कि हम किस टेम्परेचर से किस दूसरे को फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? F इक्वल 9/5, 9 डिवाइडिंग बाय 5 मल्टीप्लाइंग बाय ओके. अब ये प्लस 32. अब ये सिंपल सा इसका फार्मूला है. ठीक है जी. व्हाट डज इट मीन कि अगर हम सेल्सियस में इनपुट लें तो हमें फ़ारेनहाइट मिल जाएगा. ठीक है जी. अब ये हमारा इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं. कह रहा है अलाउ यूजर्स टू इनपुट अ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में इनपुट के लिए यूजर को अलाउ करें. मतलब उससे आप वैल्यू कोई मांगे, डेफिनेटली इन अ सेल्सियस. ठीक है जी. इन वन यूनिट एंड डिस्प्ले द कन्वर्टेड टेम्परेचर. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, आपने असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है. आप सबसे पहले लिखेंगे इनपुट क्या जी? आपकी सेल्सियस. ठीक है. आउटपुट आपकी क्या आएगी? आउटपुट आपकी आएगी फ़ारेनहाइट जो भी है. ठीक है जी. स्पेलिंग और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपका ये वाला फार्मूला है. ठीक है. तो ये हमने इस प्रोग्राम को, इस असाइनमेंट को या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने एनालाइज किया. वो अलग बात है कि आगे इसको सॉल्व कैसे करना. चलें आपको ये एक सॉल्व करके भी, ताकि मज़ीद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम. वेयर इज़ माई dev C++, dev फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये आ गए इधर IDE पे. हम यहाँ पे कोड लिखते हैं. सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है और हमें पता है कि stdio.h तो हमें चाहिए stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. और उसके लिए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं जी, इंट मेन और इसके जो हैं ये आगे पैरेंथेसिस और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रेसेस. और इसमें हमें वेरिएबल्स चाहिए. एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट. ये दो वेरिएबल चाहिए. ठीक है. अब हमने यूज़र से क्या इनपुट लेनी है?
सेल्सियस में। तो मैं क्या करूंगा, पहले यूजर को मैंने थोड़ा सा हिंट देना है, उसे मैंने गाइड करना है। डबल कोट्स में क्या लिखूंगा, एंटर। फॉर एग्जाम्पल क्या था, हमने एनालाइज किया था, किधर गया है, बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए फ्लोट भी वो भी आपको डिस्कस करता हूं। हमने सेल्सियस में इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है जी, डेफिनेटली ये देखने के बाद यूज़र जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेगा। और पकड़ के रखना जरा, ये थोड़ा सा ऊपर करके, सॉरी। ओके, एंड पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमने स्कैन एफ करना है, और स्कैन एफ आपको पता है कि जो हमारी डाटा टाइप होती है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो इंटीजर के लिए %d, और हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे उससे पहले एंड साइन और सी। अब ये हमारा इनपुट हो गई। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। एफ इक्वल फार्मूला क्या था, चाहे आप उसी को कॉपी कर लें जो आपने लिखा है। ठीक है जी, इसी को मैंने कॉपी किया। एफ इक्वल दिस 9 डिवाइडिंग बाई 5 multiplying by c plus 32. I have to put a semicolon at the end of the equation. Now I can print f double quotes the equivalent temperature in Fahrenheit is। ठीक है जी, आगे मुझे %d इस्तेमाल करना है, और उसके बाद मुझे वेरिएबल का नाम f। ठीक है, अब जब इसको मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, फॉर एग्जांपल इट इज टेम्परेचर, C++ नहीं, मुझे C में सेव करना था बाय द वे। ओके, और एंड पे चूंकि मैंने रिटर्न टाइप इंट यूज किया है तो मुझे रिटर्न भी लगाना है। रन करते हैं तो C इज कैपिटल, इट इज द एरर। ओके, अब कह रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैं कहता हूं 100, फॉरेनहाइट में 132 है। ठीक है जी, तो अब इसको जरा देखें आप, थोड़ा सा भी एक स्टूडेंट ने कहा था और उसने बड़ी अच्छी बात की कि हम यहाँ पे फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्लोट अगर हम यूज़ करेंगे तो आंसर में एक्यूरेसी आ जाएगी। अभी प्रीवियसली आपने देखा कि आपने 100 एंटर किया और आंसर क्या आया था, 132। अब मैं अगर इसको चेंज कर रहा हूँ %f, अब इसको रन करते हैं वहाँ पे भी करते हैं दोबारा से। स्कैन एफ में भी डेफिनेटली %f आएगा, इट्स फाइन। ठीक है जी, 132.0। लकीली इक्वेशन ही ऐसी है। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं यहाँ पे वैल्यू 112.5, अब 144.5। तो अगर आप फॉरेनहाइट में इस तरह की इक्वेशंस के लिए फॉरेनहाइट यूज़ करेंगे तो आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपकी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वैल्यू है वो इग्नोर कर दी जाएगी। तो ये तरीकाकार है प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आप फ़ारेनहाइट में इनपुट लेके और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस फार्मूला यूज़ करके भी इसको प्रोग्राम को बना सकते हैं, चूँकि उसने बाउंड नहीं किया हुआ। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, डिवेलप अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एवरेज ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स, अलाउ यूजर्स टू एंटर द स्कोर्स एंड सब्जेक्ट नेम्स। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, एंटर करने हैं, और उनके जो है वो नेम्स, इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर लेते हैं बिकॉज इट्स रियली यू कैन से सम चैलेंजिंग। हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स और शायद इस पर कुछ और भी करना पड़े। अगर आप उसको स्टैटिक कर दें
बाउंड कर दें कि ये इतने सब्जेक्ट हैं और उसमें ग्रेड्स एंटर करें, फिर आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन इंटीजर इज इवन और ऑड एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट। अब ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको जरा एनालाइज कीजिएगा। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन इंटीजर। नाउ अब लाजमी नहीं है कि हर दफा वो इनपुट का वर्ड यूज करे। गिवन का मतलब क्या है? गिवन फ्रॉम द यूजर साइड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? वी हैव टू टेक इनपुट इन अ इंटीजर। कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका कोई भी नाम रखेंगे और उस वेरिएबल में इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई आपने फार्मूला लगाना है। और जिनका बैकग्राउंड है उनको तो आइडिया है, लेकिन जिनका नहीं है उनको मैं बता दूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर आपका आता है मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंट साइन। ठीक है, अब ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। जो डिवीजन है, डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश, आपको पता है ये क्या रिटर्न करता है? ये क्वोशंट रिटर्न करता है। और ये क्या रिटर्न करता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं 13 कर लें, कुछ भी कर लें, 13 डिवाइडिंग बाय 3 या 4, और आप करते हैं सेम थिंग 13 मॉडुलस 4, तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, क्वोशंट क्या आएगा? 3, 4 ज़रब 3 12, 3 आंसर आएगा। और अगर आप इसको फ्लोट में ले जाएंगे फिर 3 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर के लिए आपको डेसिमल फ्रैक्शनल पूरा तकसीम करना होता है। जो बाकी बचता है, तो 4 3 12, बाकी क्या बचा? 1। तो ये रिमाइंडर का जो साइन है ना, ये जो मॉडुलस साइन है, इसको आप यूज़ करके चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर है उसको 2 पे डिवाइड किया अगर, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कि वो 2 पे पूरा तकसीम हो गया, इट मीन्स कि वो इवन है। एल्स के केस में वो ऑड है। ठीक है जी। तो कुछ और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से जो प्रॉब्लमेटिक लगे वो आप उसको देखें। कंसर्न आपका अगर कोई है तो आप डिस्कस कर लें। बाकी आपने इसको असाइनमेंट बना के लानी है, इनपुट आउटपुट आपने इसके बना के, और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो आपने चाक आउट करके आना है।